वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 10। तो ये सिलेबस में है आपके सेकेंड टर्म की और पेपर में भी आएगा। तो इसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशन को हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलो तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो चैप्टर है कि ये जो फर्स्ट पैरा है इसमें कहा गया आपको कि जो चैप्टर 9 था उसमें आपने चैप्टर 8 और 9 जो थे उसमें हमने ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में और उसके फोर्स के मोशन के बारे में जो था पढ़ा था। हमने सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए हमें फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो कहाँ पर गिरता है, वो आकर ज़मीन पर गिरता है। जैसे मैं एक बॉल फेंकती हूँ नीचे तो वो आकर कहाँ गिरेगी, वो लैंड पर गिरेगी, आकर ज़मीन पर गिरेगी। मैं एक पत्थर फेंकती हूँ तो वो भी ज़मीन पर ही गिरता है। कि कुछ भी आप वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे गिरता है आकर। उसके बाद अब ये कहता है कि ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहाँ वो नीचे गिरती है। हम जानते हैं कि सभी जो प्लैनेट हैं वो जो सन है उसके आसपास जो है घूमते हैं, ठीक है, अराउंड द सन, यानी कि सन के आसपास जो है घूमते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, ठीक है, लगा करता है। और इन सभी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर, प्लैनेट पर और चंद्रमा पर लगने वाला कोई जो फोर्स है वो ज़रूर होना चाहिए। तो आइजक न्यूटन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और वो बात को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक जो बल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ़ोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसे कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कहा गया है कि इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल है और उसकी जो ग्रेविटेशनल की जो यूनिवर्सल लॉ है उनके बारे में पढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में विचार करेंगे। हम जो है कि हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का भार एक जगह से दूसरे जगह पर किस तरीके से चेंज होता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लिक्विड है, लिक्विड जो थिंग है उसको हम जो है फ्लॉट की शर्तों के बारे में भी हम जो यहाँ पर विचार जो है करेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन ये है ग्रेविटेशन। अब देखो हम जानते हैं कि जो मून है, ठीक है, मून जो है वो पृथ्वी के अराउंड घूमता है, उसके आसपास जो है चक्कर लगाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो जो उनके ऊपर क्या था, उनके ऊपर एक जो था सेब गिरा। और सेब के गिरने की इस प्रोसेस ने न्यूटन को सोचने के लिए जो था बहुत ज़्यादा फोर्स किया। उन्होंने सोचा कि अगर जो पृथ्वी है, अर्थ सेब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या जो मून है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता? क्या दोनों सिचुएशन में वही जो है वही फोर्स लग रहा है? तो उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों सिचुएशन में एक ही तरीके का जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा फोर्स किया कि अपनी क्लास के हर एक पॉइंट पर चंद्रमा किसी भी इजी लाइन पाथ होता है उस पर जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो है वो मूव नहीं करता और पृथ्वी की ओर वो क्या करता है, गिरता है। और वो ज़रूर ही वो जो है अर्थ द्वारा ही जो है अट्रैक्ट होता है। लेकिन हम रियलिटी में मून को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। तो आइए हम जो है मून की गति को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी पर जो है विचार करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि एक्टिविटी 10.1 टेक ए पीस ऑफ थ्रेड, यानी कि एक धागे का पीस लो, फिर टाई स्मॉल स्टोन एट वन एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड वेयर इट्स राउंड एज शोन इन फिगर, यानी कि धागे के दूसरे सिरे को पकड़ी और पत्थर को जो है सर्कुलर पाथ जो है ना, सर्कुलर पाथ जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया उस तरीके से उसको घुमाइए। फिर यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो पत्थर है, पत्थर द्वारा जो परिणाम होगा ना वही इससे दे रखा है। तो इस स्टोन डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और दिए गए थे कि पत्थर की जो गति है
उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि पत्थर का जो मोशन है उसकी आपको डायरेक्शन देखनी है। और अब धागे को छोड़ दो, फिर से पत्थर की जो डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन को देखो। तो इतना ही जो है इस एक्टिविटी में कहा गया है, ये आपकी एक्टिविटी है। फिर ये कहता है कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक क्या था, पत्थर एक डेफिनेट चाल से, एक डेफिनेट स्पीड से क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, और हर एक पॉइंट पर उसकी जो मोशन है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो डायरेक्शन के चेंज में जो चेंज वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो क्या है, उसमें ऐड है। तो जिस बल के कारण, जिस फोर्स के कारण ये जो है एक्सेलरेशन होता है और जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने लगता है, और वही जो फोर्स है, फोर्स जो है वो पॉइंट की ओर लगता है, तो इसी फोर्स को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कि इसी जो ये हमारा जो होता है ना, इसी वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। तो इस फोर्स की अनुपस्थिति में, यानी कि इस फोर्स की अब्सेंस में, पत्थर एक, जो बोल सकते हैं पत्थर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के रूप में जो था वो मूवमेंट कर रहा था। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कुलर पाथ पर जो है वो कैसी रहती है, टेंजेंट रहती है, मतलब उस पर ही वो जो है रही है, उसको मतलब वो टच करती रही है। तो अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि जो लाइन है, लाइन को टच कर रही है ना, ये सर्कल जो है वो लाइन पर टच है। तो ये आपको कहा गया है कि इसे भी जान लो, स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। स्ट्रेट लाइन इज ABC, तो इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ABC। तो ये A पॉइंट रख लो, ये B रख लो, और ये वाला पॉइंट C रख लो। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसमें 3 पॉइंट्स के ABC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B। ठीक है, तो जो टेंजेंट हो रही है, जो स्पर्श हो रही है, यानी कि जो छू रही है सर्कल को, वो कौन सी लाइन है, तो वो तो कौन सा पॉइंट है, वो B है। तो ये B हो गया पॉइंट। अब आपको कहा गया है कि कोई स्ट्रेट लाइन जो सर्कल से, ठीक है, जो सर्कल से मीट करती है, उसके सर्कल से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, और सर्कल पर टेंजेंट लाइन वो जो है वही कहलाती है जो सर्कल से एक ही बिंदु पर मिलती है। तो यार B मिल रखा है, तो यहाँ पर जो अगर मैं उसका पॉइंट पूछूँ तो वो क्या होगा, B होगा। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि अगर स्ट्रेट लाइन ABC जो है वो सर्कल के पॉइंट B पर टेंजेंट होती है, ठीक है, तो यही है ना, B ही टेंजेंट है इस पर। तो अब ये हो गया आपका B पॉइंट। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सर्कल पर, अगर C भी E भी हो रखा है ना, तो आप जो है उसका आंसर, अगर जैसे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, मैंने लिखा EF जी। अब आपको मैं पूछूँ आपसे कि इसका टेंजेंट पॉइंट बताइए, तो आप इसका टेंजेंट पॉइंट क्या बताएंगे, F बताएंगे। तो इस तरीके से जो है टेंजेंट पॉइंट वो होता है जो सर्कल से स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल टच रहती है और एक ही पॉइंट पर जो है वो मिलकर बनती है। अब आपको याद ही रखा है कि पृथ्वी के चारों ओर मून की जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसके कारण है। तो अब सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो अर्थ के अट्रैक्ट फोर्स के कारण मिल पाता है। अगर ऐसा कोई फोर्स ना हो तो जो मून है वो एक जैसा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो है उससे स्ट्रेट लाइन पर जो है चलता रहेगा। उसके बाद ये कहता है कि ये देखा गया है कि गिरता हुआ सेब जब अर्थ की ओर, यानी कि पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्या सेब भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? अगर ऐसा है तो हम जो है अर्थ को सेब की ओर मोशन करते क्यों नहीं देख पाते? अब मैं बात करूँ तो जो हमारा मोशन है, मोशन के तीसरे नियम के अनुसार जो अर्थ भी जो है क्या करती है, सेब की ओर आकर्षित होती है। तो ये कहता है सेब भी जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जो मोशन है, मोशन के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए फोर्स के लिए एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान, उसका मास जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमें पता है, तो वो नेग्लिजिबली होता है। ठीक है, नेग्लिजिबली होता है। और इक्वेशन जो है अर्थ की अपेक्षा शेप का जो मास है वो क्या होगा,
अर्थ की अपेक्षा अगर मैं बात करूँ तो सेब का जो मास है तो वो होगा क्या। तो अब ये कहता है कि उसका जो मास है वो क्या है, उसका मास तो नगण्य है, यानी कि वो अगर मैं बात करूँ तो उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो इसी बात पर जो था, इसलिए ये कहता है कि इसलिए हम जो अर्थ है उसको सेब की ओर मोशन करते नहीं देखते। तो इसी बात को उन्होंने विस्तार ये जानने के लिए किया कि अर्थ जो है, अर्थ मून की ओर जो है वो मोशन क्यों नहीं करती। तो हमारे जो सौर परिवार हैं, यानी कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, वो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसके आसपास क्या करते हैं, अराउंड होते हैं। सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के पास जो है अराउंड होते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहली जो बात थी, ठीक है, उसको कर अगर हम उसके माध्यम से बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सन है और प्लैनेटों के बीच एक जो है वो फोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सभी पॉइंट्स जो हैं उनके आधार पर न्यूटन ने जो था रिजल्ट निकाला कि केवल अर्थ ही सेब और चंद्रमा को जो है अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये कहता है कि जो केवल जो अर्थ है और सेब है और जो मून है वो क्या करता है, वो जो होता है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती। अर्थ जो है वो केवल सेब और मून इन सब चीज़ों को वो है अपने पास अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये कहता है कि अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के बीच ये अट्रैक्ट फोर्स जो है यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्योंकि जो अर्थ है वो अकेले ही मून और एप्पल को जो अपने पास अट्रैक्ट नहीं करती, तो यही जो फोर्स है इसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे आपको उसके बाद आपको एक दे रखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने जैसे था चैप्टर के स्टार्टिंग में बता देते कि हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि वर्ल्ड का हर एक पिंड जो है वो हर एक और पिंड को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो कि दोनों पिंड जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो दोनों ही फोर्स जो होंगे, मैं बात करूँ दोनों ही जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके मास के इन्वर्सली जो होंगे, मास के इन्वर्सली और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन की दिशा में लगता है, ठीक है। अब यहाँ आपको कहा गया है कि ये फिगर आपको दिखाया गया है कि द ग्रेविटेशनल force between two uniform objects is directed along the line joining their centers। यानी कि किन्हीं दो एक समान कोई भी जो है कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन की दिशा में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, यहीं पर निर्देशित होता है, ज्वाइन होता है। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये वो भी सर्कल है, ठीक है, एक है ए और एक का नाम मैंने बी रख दिया है, ठीक है। तो दोनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक ए जो है ना, बी जो है बी को ए से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा एफ इज इक्वल टू GMM D स्क्वायर। अब इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आप आगे कैसे सॉल्व करते हैं तो वो आगे ही पता चलेगा। उसके बाद अब यहाँ आपको कहा गया है कि एंड द फोर्स बिटवीन लेट टू ऑब्जेक्ट ए बी एंड। अब ये कहता है कि मान लो एम और एम मास के दो ऑब्जेक्ट हैं और ए और बी जो है एक दूसरे से डी की दूरी पर स्थित है। तो आपको जैसे फिगर 10.2 में दिखाया भी गया है, ठीक है, फिगर 10.2 में ये रहा दिखाया गया है। अभी कहता है कि मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्ट जो फोर्स है एफ है, ठीक है, ग्रेविटेशनल के यूनिवर्सल लॉ के अनुसार दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है उनके मास के प्रोपोर्शनल, मतलब उनके मास के यहाँ पर दे रखा है ना, उसका मास जो है उसके बोल सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है
और ये कहा गया है कि जैसे कि एफ एंड, अब यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि एफ, ठीक है, एफ इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब सॉरी ये होगा आपका एफ इंटू एम ये वाला है, ठीक है। अब ये कहता है कि और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के जो वो क्या है, स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्टेंस के जो है प्रोपोर्शनल है। और इक्वेशन 10.1 और 10.2 से हमें जो है मिलेगा, ठीक है। अब ये कहता है कि जहाँ जी एक जो है, ठीक है, जहाँ जी जो है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है और इसे ही यूनिवर्सल बोल सकते हैं, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कहता है कि बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज, अगर हम बाय मल्टीप्लाइंग गुण मतलब इनका मल्टीप्लाई करें वो भी क्रॉस वाइज, तो इक्वेशन 10.4 से जो हमें ये गिवन होगा, यानी कि ठीक है मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे पहले आप देखना, तो यहाँ दिया गया है कि एफ जो जी है, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, सॉरी एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। अब इक्वेशन 10.5 में जो है फोर्स जो है वो दूरी, डिस्टेंस और मास के मात्रक, ठीक है, उसकी सब्स्टिट्यूटिंग क्या करता है जो है करने में हमें, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग करने पर हमें जी के SI यूनिट जो है वो ऑब्टेन होगी, जो कि NM स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर है। तो हेनरिक एविडेंस जो थे 1731 1810 ने एक सुग्राही तुला का यूज़ करके जी का जो मान था, तो हेनरी डेविड जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंसिटिव बैलेंस, ठीक है, सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके जी का जो प्रेजेंट वैल्यू था उसका मान था 6.6, ठीक है, 73 इंटू 10 माइनस 11, यानी कि 10 की पावर माइनस 11 NM स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर है। हम जानते हैं कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच, यानी कि उनके बिटवीन, उनके बीच अट्रैक्टिव बल जो होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। आपने और आपके पास बैठे आपके जो दोस्त है उसके बीच लगने वाले इस ही फोर्स के मान को आपको क्या करना है, इसके फोर्स को ही आपको कैलकुलेट करना है और इसका रिजल्ट निकालिए कि आप फोर्स का एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते। अब यहाँ आपको दिया गया है कि दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, ठीक है, to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. Inverse square, saying that f is inversely proportional to the square of d, means for example that if d gets bigger by a factor of c, f becomes 1/36 times smaller. अब हमें यहाँ दिया गया है कि ये नियम जो है ये तो यूनिवर्सल लॉ पर आ रहा है, ठीक है, ये नियम जो है ये यूनिवर्सल लॉ पर आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इसी सेंस से ये है कि ये सभी ऑब्जेक्ट पर भी लागू होता है, चाहे ये फिर बड़ी हो छोटी हो, चाहे ये फिर क्लेस्ट्रियल हो टेरेस्ट्रियल हो। तो अब मैं बात करती हूँ इन्वर्स स्क्वायर, तो एफ डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस स्टेटमेंट जो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर d को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो f का मान जो है वो 36वां रहेगा, यानी कि 1/36 रहेगा। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के, तो आप लोग अगर जैसे आगे हमें एक्सरसाइज में मिलेगा तो आप इससे जो है रिलेटेड सीख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल 10.1 भी दे रखा है, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आगे से कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।